हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से विषय जिसका नाम है डीपीजी स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांड के बारे में, यानी कि ओव्यूल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि ओव्यूल के कौन कौन से भाग होते हैं, किन भागों से मिलकर ओव्यूल या बीजांड बना होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अंडाशय के बारे में बता दिया जाए। यानी कि अंडक यानी कि स्त्री केसर का जो आधारीय फूला हुआ भाग होता है उसको हमने क्या बताया था, अंडाशय के बारे में बताया था। अंडाशय की संरचना जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से अंडाशय दिखाई दिया था हमें। एक गोला सा भाग था, ठीक है, यहाँ से क्या था, वर्तिका निकली हुई थी और ऊपर जाकर वर्तिका भी बनाई थी। ठीक है, देखिए इसमें ऐसे संरचना पाई गई थी कि नहीं पाई गई थी, पाई गई थी ना। अब इससे आगे हमने क्या बताया था कि इससे जो अंडाशय के अंदर जो होते हैं, इसमें जो होते हैं कहीं के लिए होते हैं बीजांडसन होते हैं। इससे कहीं कहीं बीजांडसन पाए गए थे। अब इस बीजांडसन से क्या होते हैं दोस्तों, इस बीजांडसन यानी कि प्लेसेंटा से क्या होते हैं, इससे बीजांड जो होते हैं लगे रहते हैं इससे कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बीजांड लगे रहते हैं, देख सकते हैं आप। अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, बीजांड के बारे में जब जानेंगे तो हम यहाँ से एक बीजांड निकालेंगे, उसके अंदर के भागों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से भाग इसमें पाए जाते हैं, यानी कि किससे मिलकर ये बीजांड बना होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले से जान लेते हैं कि ये कौन सा भाग था। जरा बताइए ये कौन सा भाग था, इसको हमने बीजांडसन कहा था कि नहीं कहा था, बीजांडसन कहा था। ठीक है, इसको अपरा भी कहते हैं। अपरा क्यों कहते हैं, जब आप मानव जन्म तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जो शिशु होता है वो अपरा के माध्यम से माँ के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। उससे क्या होता है, उसे पोषण प्राप्त होता है जिससे वह विकसित होता है। ठीक है, तो इसमें हम अपरा भी से कह सकते हैं, लेकिन बीजांडसन इसको हम कहेंगे तो ज्यादा सटीक बनेगा। ठीक है, तो क्या है बीजांडसन, इसको हम कहते हैं इसमें प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले। अब देखिए जरा, इस बीजांडसन से कौन जुड़ा है, इस बीजांडसन से बीजांड वृंत के माध्यम से ये बीजांड ही तो जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। ठीक है, बीजांड कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। ठीक है, ओव्यूल, इतना लोगों को पता चला। यानी कि बीजांडसन से कौन जुड़ा है, बीजांड जुड़े हैं, ओव्यूल जुड़े हैं। अब क्या करना हमें, इन्हीं के बारे में जानना है कि इनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, बीजांड जो होता है आगे चलकर बीज बनता है। ठीक है, सीड में यही चेंज हो जाता है। तो चलिए बीजांड की संरचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीजांड की संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बीजांड की संरचना बनाते हैं। खराब कहती लेकिन। तो दोस्तों हमने बीजांड बना लिया है। अब चलिए जानते हैं बीजांड के विभिन्न भागों के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो बीजांड है, ये जो संरचना है बीजांड की, एक इसकी संरचना है, बीजांड की संरचना है। ठीक है, ओव्यूल की संरचना है। ठीक है, ये ओव्यूल की संरचना है। अब इस संरचना में आप देख रहे हैं कि ये किससे जुड़ा था, अपरा से जुड़ा था, यानी कि बीजांडसन से जुड़ा था, प्लेसेंटा से बीजांड जुड़ा था। तो जरा सोचिए किस संरचना से ये अपरा से जुड़ा है, बीजांडसन से किस संरचना के माध्यम से जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे पुष्प जो था वो किससे जुड़ा था, टहनी से जुड़ा था या शाहपत्र से जुड़ा था, किससे जुड़ा था, शाहपत्र से। किसके माध्यम से, एक इसमें पुष्पवृत्त पाया जाता था, पेडिकल पाया जाता था। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक बीजांड वृंत पाया जाता है जिसके माध्यम से ये अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है जरा बताइए, जो इसको जोड़े रखा है, किससे जोड़े रखा है, बीजांडसन से, प्लेसेंटा से। तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, बीजांड वृंत कहते हैं, यानी कि फ्यूनिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड वृंत हो गया। जैसे पुष्प में एक वृंत था, उसको हमने पुष्प वृंत कहा। इसमें बीजांड में एक वृंत पाया गया जो बीजांड को बीजांडसन से जोड़े रखता है, प्लेसेंटा से जोड़े रखता है। इसको हमने क्या नाम दिया, बीजांड वृंत नाम दिया, फ्यूनिकल नाम दिया। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब ये चला जानते हैं कि इसके ऊपर कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले एक चीज जानिए, एक बीजांड वृंत और एक पूरा बीजांड है। ठीक है, एक बीजांड वृंत है, भले एक बीजांड का ही एक भाग है, लेकिन क्या है, ये बीजांड वृंत अलग है और ये बीजांड पूरा अलग है। तो जरा ध्यान दीजिए, एक बीजांड जो भाग है, बीजांड जो है, और ये बीजांड वृंत जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर आपस में जुड़ रहे होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाभिका कहते हैं। तो जरा सोचिए कहाँ जुड़े हैं, ये पूरा बीजांड है और ये जुड़ कहाँ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है,
यहीं पर तो जुड़ा है, बीजांड वृंत है, बीजांड है पूरा तो जुड़ यहाँ पे रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, नाभिका नाम दिया। ठीक है, इसको हमने नाभिका कहा या हाइलम, इसको इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ये बीजांड वृंत हो गया, ये क्या हो गया, नाभिका हो गया, हाइलम हो गया। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब जरा जानते हैं क्या इससे ऊपर क्या भाग होते हैं, इसमें और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो एक चीज जानिए आप कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो बीजांड का होता है, ओविल का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बीजांडकाय होता है। अब बीजांडकाय क्यों सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं बीजांडकाय है कौन सा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है बीजांड का। तो देखिए ये जो पूरी संरचना दिख रही है जिसमें ये छोटी सी कोशिका पाई जा रही है, इसको हमने क्या कहा, बीजांडकाय कहा, ये जो ब्लैक में। ठीक है, ये क्या है, बीजांड काय है। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या है, बीजांडकाय है। तो ये बीजांडकाय सबसे मुख्य भाग है किसका, बीजांड का। अब देखिए ये बीजांडकाय कहीं ना कहीं आवरणों से घिरा है या नहीं घिरा है। देखिए एक आवरण ने घेरा, इधर से घेरा है, फिर इसके ऊपर घेरा है। ठीक है, तो जरा सोचिए इनको हम क्या नाम देते हैं, यानी कि बीजांडकाय जिस संरचना के माध्यम से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस संरचना को हम नाम देते हैं क्या, अध्यावरण। यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, अध्यावरण, अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण कहते हैं, किसको अध्यावरण कहते हैं, जिससे बीजांडकाय ढका होता है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, क्या है, अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण है, इंटीग्यूमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए आप क्या कि ये कितने आवरणों से घिरा है बीजांडकाय। देखिए बीजांडकाय है, ठीक है, ये पूरी संरचना जो काले में दिख रही है बीजांडकाय है। अब जरा सोचिए कितने आवरणों से घिरा है, ध्यान दीजिए कि ये पहला हो गया, ठीक है, एक हो गया, और एक ये वाला हो गया, ये दो आवरण है, यानी कि पहला और दूसरा। तो जरा सोचिए कि एक वाला जो आवरण है, जो एक भाग है वो बाहर की तरफ है, दूसरा उसके अंदर, ठीक इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, यानी कि जो अंदर की तरफ जो पहला अध्यावरण है बीजांडकाय का जो जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, अंतः अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः अध्यावरण, ये वाला है। अब जरा सोचिए, यानी कि इनर इंटीग्यूमेंट, यानी कि इनर इंटीग्यूमेंट अंतः अध्यावरण कहते हैं जिससे बीजांडकाय घिरा होता है। अब देखिए उसके ठीक ऊपर वाला जो आवरण होगा उसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, जब इसको हमने अंतः कहा तो इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य कहेंगे। क्या, बाह्य अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। किसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक अंतः अध्यावरण के ठीक ऊपर वाला अध्यावरण क्या कहलाता है, बाह्य अध्यावरण, यानी कि आउटर इंटीग्यूमेंट कहलाता है। इतना आपको पता चला। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने बीजांड वृंत इसमें बता दिया है। बीजांड वृंत क्या था, बीजांड वृंत के माध्यम से ही बीजांड किससे जुड़ा था, प्लेसेंटा से जुड़ा था। ठीक है, अब बीजांड वृंत और बीजांड जिस स्थान पर, यानी कि बीजांड वृंत और बीजांड एक पूरी संरचना जो है जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं उस स्थान या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इतना आपको पता चला। अब देखिए इस बीजांड का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग मैंने बताया वो क्या था, बीजांडकाय था, न्यूक्लियस था। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो है कहीं ना कहीं आवरणों से घिरा था। कितने आवरणों से, दो आवरण से घिरा था। तो हमने जो अंदर की तरफ आवरण था उसको हमने क्या नाम दिया, अंतः अध्यावरण नाम दिया, इनर इंटीग्यूमेंट, और जो बाहर की तरफ उसको हमने बाह्य अध्यावरण नाम दिया, आउटर इंटीग्यूमेंट नाम दिया। ठीक है, इतने भाग आपको पता चले। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आवरण जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए इधर तो घिरा है, ठीक है, इधर से घिरा है ना। देखिए ये अध्यावरण कहीं अपूर्ण है, देखिए ये स्थान जो है वो क्या है, अपूर्ण है, यानी कि अध्यावरण इस स्थान पर नहीं है, यानी कि ये अध्यावरण नहीं घेरे हुए हैं इस स्थान को। तो इस स्थान को जहाँ पर क्या होता है, अध्यावरण अपूर्ण होता है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बीजांड द्वार, इसको इंग्लिश में माइक्रो पाइल कहते हैं, इसको इंग्लिश में माइक्रो पाइल कहते हैं। यानी कि बीजांड द्वार क्या है,
वह स्थान जहाँ पर अध्यावरण जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, पूरी ढके नहीं होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं हम बीजांड द्वार कहते हैं, नेक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब देखिए क्या होता है। अब इस बीजांड में देखेंगे कि इस बीजांड द्वार के ठीक पीछे की तरफ, इसके ठीक पीछे कौन सा स्थान है जहां से क्या है बीजांड जो अध्यावरण है निकल रहे हैं। देखिए एक अध्यावरण यहाँ से निकला, एक अध्यावरण यहाँ से निकला, और ये स्थान क्या है जो बीजांड द्वार के ठीक पीछे है, उस स्थान के बारे में हम क्या करेंगे। ये कौन सा स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं जहां से क्या होता है अध्यावरण निकलते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं निभाग। ठीक है, इस स्थान को क्या कहते हैं निभाग कहते हैं, इंग्लिश में से चलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं चलेजा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हमने चलेजा कह दिया। अब जरा देखिए क्या हुआ। ये निभाग क्या था, निभाग जहाँ से अध्यावरण निकल रहते हैं, या कह सकते हैं बीजांड द्वार के ठीक पीछे वाला भाग जो था वो क्या था अध्यावरण हो गया, सॉरी निभाग हो गया, चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब कहेंगे इसके अंदर भी तो कुछ पाया जा रहा है, इसके अंदर एक संरचना ये भी तो पाई जा रही है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस संरचना को आप याद रखिएगा, इसको हम अलग अभी बनाकर इसके चित्र के बारे में, इसके अंदर की जो कोशिकाएं दिख रही है छोटी छोटी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमने बता दिया बीजांड के इतने इतने भाग पाए गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जो बीजांड है इसके जो बीजांड काय के अंदर आप देख रहे हैं क्या है, ये सब क्या है जो डॉट डॉट की है मैंने ब्लैक पेन से, इसको हम क्या कहते हैं बीजांड काय कोशिका कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह है, तो इसको उत्तक भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप क्या कहेंगे इसे बीजांड काय कोशिका कहेंगे, न्यूक्लियस सेल कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब जानते हैं इसके अंदर के जो बीजांड काय के अंदर जो एक संरचना पाई जा रही है कोशिकीय, उस संरचना के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा चीज है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, इस संरचना के बारे में। ठीक है, जब इसको आप देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कुछ ऐसी संरचना है। देखिए यहाँ पे ऐसे है, और क्या पाया जा रहा है इसके अंदर 3 कोशिकाएं यहाँ कहाँ निभाग, देखिए निभाग की तरफ, यानी कि 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ पाई जा रही है इसके अंदर। और क्या होता है 3 कोशिकाएं किस तरफ पाई जा रही है, जरा सोचिए। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है कि नहीं है। देखिए ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ हो गई, और ये 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ हो गई, और बीच में भी एक कोशिका पाई जा रही है। देखिए बीच में भी क्या है एक कोशिका पाई जा रही है। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन से कोशिकाएं हैं, उनको कहते क्या है, कार्य क्या है। तो दोस्तों जान लीजिए, सबसे पहली बात करते हैं कि ये किसके अंदर पाई जा रही है, जो कोशिकाएं पाई जा रही है बीजांड काय के अंदर, ये किसके अंदर पाई जा रही है। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। क्या भ्रूण कोश। ठीक है, इसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रियो से कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रियो से कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या नाम दिया जरा बताइए। इसको हमने भ्रूण कोश नाम दिया कि नहीं नाम दिया। क्या है ये भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जब भ्रूण कोश था तो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उन कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। चलिए तो देखिए ये जो 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ पाई जा रही है, ये 3 कोशिकाएं, इन 3 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन 3 कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या प्रतिमुख कोशिका, क्या है प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं किन कोशिकाओं को, जो बीजांड काय के अंदर जो भ्रूण कोश है उसमें जो पाई जा रही है 3 कोशिकाएं, किसकी तरफ निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उन 3 कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, ये जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इन 3 कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ, इन 3 कोशिकाओं की, यानी कि ये जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही है, इनमें से जो बड़ी वाली कोशिका आपको दिख रही है, यही संरचना मैंने यहाँ पे बनाया है ना भ्रूण कोश का, इसी को मैंने यहाँ पे बनाया। अब देखिए जो बड़ी वाली कोशिका, इन 3 कोशिकाओं में से ये कोशिका क्या है बड़ी है, यानी कि ये जो कोशिका आपको दिख रही है ये क्या बड़ी है, और इसके साइड साइड में छोटी छोटी कोशिका पाई जा रही है। ठीक है, यानी कि सहारा प्रदान कर रहे हैं इस बड़ी कोशिका को। तो इस बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं, इस बड़ी कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं। क्या अंड कोशिका। अंड कोशिका मतलब क्या है,
अंड कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको एग सेल कहते हैं। किसको एग सेल कहते हैं, ये जो बड़ी वाली कोशिका पाई जा रही है बीजांड द्वार की ओर, तीन कोशिकाओं में से बड़ी वाली कोशिका को हमने क्या कह दिया, अंड कोशिका कह दिया, एग सेल कह दिया, ठीक है। अब बचती हैं दो कोशिकाएं, इनको क्या कहते हैं, ठीक है। इन दो कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ये नाम आ जाता है। तो जान लीजिए ये शेष दो छोटी छोटी कोशिकाएं बची हैं इस अंड कोशिका के साइड में, उसको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या, सहायक कोशिका। यानी कि ये जो अंड कोशिका के साइड साइड में छोटी छोटी कोशिकाएं, एक और दोनों कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में इन दो कोशिकाओं को, जो इन दो कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इन दोनों कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड, यानी कि सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके भ्रूणकोश के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं के नाम, यानी कि क्या कहते हैं, सहायक कोशिका पाई गई। कहाँ सहायक कोशिका पाई गई, बीजांड द्वार की तरफ पाई गई थी। कार्य क्या था, अंड कोशिका को सहारा प्रदान करना। फिलहाल तो इतना ही आप जानिए कि सहायक कोशिका अंड कोशिका को सहारा प्रदान करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं किसमें, निषेचन की क्रिया में। यानी कि जब ये परागकण से परागनलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इसको ये सम्मोहित करती हैं अपनी तरफ। कौन कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप जानिए क्या, कि ये केवल सहारा प्रदान करती है। किसको सहारा प्रदान करती है, अंड कोशिका को सहारा प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़ी वाली कोशिका है उसको मैंने बताया क्या, अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपने जान लिया, इन संरचना का पूरा होगा कंप्लीट। अब मैंने एक चीज आपको भी नहीं बताया है क्या, कि ये कौन सी कोशिका है, ये जो कोशिका है ये कौन सी है। अब ध्यान दीजिए जो कोशिका है ये द्विकेंद्रकीय है। देखिए मैंने यहाँ पे दो केंद्र दिखा दिए, एक दो, ठीक है। ये दो केंद्रकीय है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखिए इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, ये जो द्विकेंद्रकीय कोशिका, जो प्रतिमुख कोशिका और इन अंड कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं के बीच में जो पाई जा रही है, इस भ्रूणकोश के मध्य में जो पाई जा रही है द्विकेंद्रकीय कोशिका, उसको हम क्या कहते हैं, इस कोशिका को कहते हैं क्या, ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। या द्विध्रुवीय भी बोल सकते हैं, क्योंकि कितने केंद्रक है, दो केंद्रक है, या इसमें दो केंद्रक है, ठीक है। अब बारी आती है क्या, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इंग्लिश में। इसको ध्रुवीय केंद्रक को क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए हमने क्या बताया, बीजांड की इस पूरी संरचना के इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनका योगदान भी बीजांड में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या पता चला, भी बीजांड की संरचना के बारे में पता चल गया कौन कौन से भाग इसमें थे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बीजांड वृंत बताया था। बीजांड वृंत क्या था, बीजांड वृंत क्या था कि कहीं ना कहीं ये बीजांड वृंत जो था बीजांड को जोड़े रखता था। किससे जोड़े रखता था, बीजांड सन से, यानी कि बीजांड सन से या फ्यूनिकल से या अपरास से जोड़े रखता था, ठीक है। तो सॉरी प्लेसेंटा से जोड़े रखता था। कौन जोड़े रखता था, फ्यूनिकल जोड़े रखता था, ठीक है। अब देखिए ये बीजांड वृंत और बीजांड जिस बिंदु पर या जिस स्थान पर आपस में जुड़ रहे थे, जिस स्थान पर आपस में मिल रहे थे, उस स्थान को हमने क्या कह दिया, नाभिका कह दिया, हाइलम कह दिया, ठीक है। अब देखिए इसके यानी कि बीजांड के सबसे मध्य में सबसे महत्वपूर्ण भाग मैंने क्या बताया, कहीं ना कहीं बीजांड का बताया कि नहीं बताया, न्यूक्लियस बताया था। अब देखिए ये न्यूक्लियस जो था कहीं ना कहीं आवरणों से घिरा था। दो आवरण मैंने दिखाया, कौन सा, पहला तो अंतः अध्यावरण इनर इंटीग्यूमेंट बताया, दूसरा क्या था, बाह्य अध्यावरण जिसको हमने आउटर इंटीग्यूमेंट कहा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए अब इतने मैंने बताने के बाद मैं इसके अंदर पहुंच गया, किसके अंदर, बीजांड काय के अंदर जो भ्रूणकोश पाया गया, यानी कि इस बीजांड काय के अंदर जो नीली नीली कोशिका पाई जाए इसको हमने क्या नाम दिया, भ्रूणकोश नाम दिया। अब इसके अंदर यानी कि इस भ्रूणकोश इम्ब्रियोसेक के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही थी। उन कोशिकाओं के बारे में मैंने बताया। पहले क्या बताया कि जो कोशिकाएं नाभिक निभाग की तरफ है, चिलाजा की तरफ जो कोशिकाएं हैं उनको हमने क्या नाम दिया, प्रतिमुखी कोशिका नाम दिया, एंटीपोडल सेल्स कहा, ठीक है। अब देखिए इसके ठीक पीछे यानी कि इसके ठीक नीचे की तरफ कह सकते हैं, जो बीजांड द्वार की तरफ तीन कोशिकाएं हैं उनको हमने क्या नाम दिया, बीच वाली सबसे बड़ी कोशिका को हमने क्या नाम दिया, अंड कोशिका, एग सेल नाम दिया। और जो इसके साइड साइड में दो कोशिकाएं सहारा प्रदान कर रही थी उसको हमने क्या नाम दिया, सहायक कोशिकाएं नाम दिया, ठीक है।
सहायक कोशिका हमने इसको नाम दे दिया। अब देखिए जरा, यानी कि सहायक कोशिकाओं को हमने क्या कहा, सिनर्जिड इंग्लिश में कहा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, सिनर्जिड, यही है क्या, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ये भी तो सबका सवाल कि मान लीजिए इन तीनों कोशिकाओं के समूह को हमने क्या कह दिया, प्रमुख कोशिका एंटीपोडल सेल कह दिया, जो निभा की तरफ पाई जा रही थी। लेकिन इन तीनों कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, ये भी क्वेश्चन होता है। तो याद रखिएगा कि इन तीनों कोशिकाओं के समूह को, यानी कि इस समूह को हम क्या कहते हैं, इस समूह को हम दोस्तों क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। क्या, अंड समुच्चय या एग एपरेटस कहते हैं। क्या, एग एपरेटस कहते हैं। इसको एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। ये जो तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ पाई गई थी, किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर बीजांड द्वार की तरफ जो तीन कोशिकाएं पाई गई, उनको हमने अंड समुच्चय नाम दिया। तीनों कोशिकाओं के समूह को, यानी कि सहायक कोशिका प्लस अंड कोशिका के समूह को हमने क्या कह दिया, क्या नाम दिया, अंड समुच्चय नाम दिया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए इसके, यानी कि अंड समुच्चय और प्रतिमुख कोशिका के मध्य में द्विकेंद्रीय कोशिका पाई जा रही थी कि नहीं पाई जा रही, पाई जा रही थी। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने ध्रुवीय केंद्र का नाम दे दिया। इसको हम कोशिका भी कह सकते हैं, लेकिन एक कोशिका है, केंद्र कितने हैं, 2 केंद्र का, तो इसको हमने इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई कहा। ठीक है, आपको बीजांड के संरचना के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि बीजांड जो होते हैं अलग अलग पादपों में, ये जो क्या होता है नाम इसका, बीजांड द्वार नाम है मैक्रोपाइड, और ये क्या है, भ्रूणकोश है, और इसके पीछे क्या पाया है, नाभिका। इनकी स्थिति के आधार पर, यानी कि इन चीजों की स्थिति के आधार पर क्या होती है, बीजांड को कई भागों में बांट दिया गया है। इसके कई प्रकार होते हैं, बीजांड के ओव्यूल्स के कई प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, बीजांड द्वार के आधार पर कह सकते हैं, बीजांड वृंद, यानी कि जितने भाग उसमें पाए जा रहे हैं उनकी स्थिति के आधार पर, बीजांड में कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं उनके इस आधार पर क्या है, बीजांड के कई प्रकारों में बांट दिया गया है। तो आइए चलिए उन्हीं प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। बीजांड जो होते हैं अलग अलग पादपों के पुष्पों में अलग अलग आकार के मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि पादप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, कि धरती पर हजारों करोड़ों प्रजातियां पादपों की मौजूद हैं। तो हर एक में पुष्प जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। पुष्प में जो अंडाशय होता है बड़े जैन के अंदर, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बीजांड की संरचना कैसी होती है उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बीजांड बना रहा हूँ, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जरा इस बीजांड को आप ध्यान से देखिए कि जरा ये बताइए कौन सा स्थान मैंने इसको कहा था, यानी कि जहां पर, देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए ऐसे। अब बताइए जरा कि ये कौन सा स्थान है बीजांड का। इसको मैंने उल्टा बना दिया है फिलहाल के लिए, उल्टा मैंने इसको बनाया है। इसको मतलब जैसे इसको असलियत में सीधा है, लेकिन ये क्या है, उल्टा मैंने दिखाया है। जो मैंने पहले बीजांड की संख्या बताई थी उसमें क्या था, ये वाला सिरा नीचे की तरफ था और किससे जुड़ा था, बीजांड वृंत की सहायता से नीचे की तरफ था ना। देखिए इसमें लेकिन ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, बीजांड द्वार नाम दिया था कि नहीं नाम दिया था, बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रो पाइल नाम दिया था। ठीक है, इतना मैंने बताया था। अब देखिए जरा, ये जो बीजांड द्वार है इसके ठीक अपोजिट, सभी भागों के बारे में नहीं जानेंगे, इसके मैंने प्रकारों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमें क्या जानना है, मेन पार्टों के बारे में जानना है। मैंने क्या बताया था, मेन पार्ट बीजांड द्वार, निभाग और भ्रूणकोश की स्थितियों के आधार पर, या कह सकते हैं बीजांड वृंत को भी शामिल कर लेते हैं। इनकी स्थितियों के आधार पर कहाँ पर कौन सा भाग पाया जा रहा है बीजांड का, उनके आधार पर इन्हें भागों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो पहला जो मैं बात करूँ, ये पहला संरचना मैंने बनाया है बीजांड का। देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, जो बीजांड द्वार है इसके ठीक पीछे मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें क्या पाया जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं भ्रूणकोश पाया जा रहा था कि नहीं पाया जा रहा था, पाया जा रहा था। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने क्या कहा, भ्रूणकोश नाम दिया। ठीक है, ये भ्रूणकोश है, एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, यानी कि बीजांड द्वार और ये भ्रूणकोश एक सीधी लाइन में है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा स्थान है, देखिए अध्यावरण यही है, मैंने एक अध्यावरण दिखाया है।
अब एक बात और जान लीजिए आप क्या, कि मैंने एक अध्यावरण को दिखाया, मैंने तो कहा था दो अध्यावरण इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट होते हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर एक बीजांड में दो ही अध्यावरण हों, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जिन बीजांडों में केवल एक अध्यावरण होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूनिटेग्मिक कहते हैं। क्या, जिनमें केवल एक अध्यावरण होता है, जिन बीजांडों में उनको क्या कहते हैं, यूनिटेग्मिक, ठीक है। इन बीजांडों में क्या होता है, यानी कि यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, इनमें एक अध्यावरण, ठीक है। अब बात करते हैं जिनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको बीजांड की संरचना में, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बाइटेग्मिक कहते हैं। बाइटेग्मिक कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब जरा सोचिए कि यूनिटेग्मिक जिनमें एक अध्यावरण पाया गया, ठीक है भैया, उनको हमने यूनिटेग्मिक कह दिया। जिनमें दो अध्यावरण पाए गए उनको हमने बाइटेग्मिक कह दिया, ये भी ठीक है। लेकिन जिनमें तीन अध्यावरण पाया जाएगा उनको हम क्या कहेंगे, कंफ्यूजन तो ये उठती है ना, तो ट्राइटेग्मिक नहीं कहेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। यानी कि जिनमें दो से अधिक अध्यावरण पाए जाते हैं उनको हम एरिल में ले जाते हैं, एरिल, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है जिनमें तीन अध्यावरण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। तो यही मैंने क्या इसमें दिखाया, केवल एक अध्यावरण दिखाया गया, ठीक है, इसमें केवल एक अध्यावरण दिखाया गया है आपको। जरूरी नहीं कि मैं दो बनाऊं तीन बनाऊं, चल सकता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा था आपको कि ये बीजांड द्वार हो गया, भूलकोश हो गया। जरा बताइए निभाग था कि नहीं था, निभाग मैंने बताया जहां से अध्यावरण निकल रहा था, ठीक है, निभाग या चले जा, ठीक है, चले जा, ठीक है। यानी कि बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, निभाग, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसेक एंड चले जा क्या है, एक सीधी रेखा में स्थित है, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत स्थित है कि नहीं स्थित है, स्थित है ना, एक दूसरे के लंबवत स्थित है। तो ध्यान दीजिए एक दूसरे के लंबवत माने ऐसे एक सीधी रेखा में स्थित है। हम इस प्रकार के बीजांड को, यानी कि एक बीजांड का पहला प्रकार है, इसमें क्या होता है, बीजांड जो होता है, इसमें बीजांड में बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक एंड चलेजा एक सीधी रेखा में लंबवत स्थिति में स्थित होती है, किसमें, बीजांड में, ठीक है। तो बीजांड के इस तरह के प्रकार को क्या कहते हैं, हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। क्या, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर THO, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस का है। इसको हिंदी में भी ऑर्थोट्रोपस लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग एक सीधी रेखा में लंबवत स्थिति में स्थित होती है, ठीक है। अब बताइए जरा ये कौन सा स्थान है, ये बीजांड वृंत होगा कि नहीं होगा, ये बीजांड वृंत ही है ना। देखिए ये क्या है, बीजांड वृंत है, यानी कि फ्यूनिकल, क्या है, फ्यूनिकल है। अब देखिए तब भी तो एक सीधी रेखा में स्थित है, लंबवत स्थिति में है कि नहीं है, है ना। तो ऐसे बीजांड के प्रकार को हमने क्या नाम दिया, ऑर्थोट्रोपस नाम दे दिया। अब पाया किस में जाता है, क्वेश्चन ये उठता है। तो याद रखिएगा कि ये पाया जाता है, इसके उदाहरण क्या हैं, इनके बारे में आइए जानते हैं कि ये किन में पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों पान, जो पान पत्ते होते हैं, यानी कि पान के पुष्प के बीजांड में क्या होती है, बीजांड की जो संरचना होती है इस प्रकार की होती है, किस प्रकार की, ऑर्थोट्रोपस टाइप की, ठीक है। और किसमें पाया जाता है, काली मिर्च में, यानी कि काली मिर्च के बीजांड जो होते हैं दोस्तों उनमें भी क्या होती है, ऐसी ही संरचना होती है। कैसी संरचना, ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीगोनम हो गया, क्या, पॉलीगोनम, ये भी एक पौधा है, ठीक है। इट इसके अलावा एक्सेट्रा कोई भी हो सकते हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम, ये तीन मैंने उदाहरण बता दिए जिनमें कैसे बीजांड पाए जाते थे, ऑर्थोट्रोपस टाइप के बीजांड पाए जाते थे, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया। अब चलिए आते हैं दूसरे प्रकार के बीजांड के, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा प्रकार क्या है बीजांड का, देखिए एक बीजांड में फिर आपको एक संरचना बना के बता रहा हूँ बीजांड की। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा ये क्या है, अभी आपको पता चलेगा, पहले बना लेते हैं, ठीक है।
अब जरा ध्यान दीजिए, इस बीजांड को ध्यान से देखिए। क्या बीजांड जो मैंने पहले जब आपको बीजांड के अंदर पाए जाने वाले भागों के बारे में जब बता रहा था, तो जब मैंने बीजांड की संरचना जब बनाया तो क्या उस तरह के यानी कि पहले बीजांड की तरह मैच कर रहा है बीजांड? नहीं मैच कर रहा है। क्या आर्थोट्रोपस टाइप का है? नहीं है ना, आर्थोट्रोपस नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, जरा आप इसके पार्टों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का बीजांड है। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइड है। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोपाइड है। ठीक है, माइक्रोपाइड हो गया। अब जरा बताइए ये क्या है? बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। ठीक है, ये क्या है? फ्यूनिकल है। अब ध्यान दीजिए, ये माइक्रोपाइल हो गया, फ्यूनिकल हो गया। अब बताइए निभाग कहाँ पे है? निभाग होगी ये है, क्या है? चिलेजा है। ठीक है, अब आपको इससे मतलब नहीं है, इसमें क्या है? इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है क्या? ये जो बीजांड वृंत जो है इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि ये बीजांड द्वार किसके समीप आ जाता है? जरा बताइए। बीजांड द्वार यानी बीजांड वृंत किससे जुड़ा है? अपरा से, प्लेसेंटा से जुड़ा है कि नहीं? प्लेसेंटा से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? प्लेसेंटा से ही जुड़ा है। कौन जुड़ा है? ये बीजांड वृंत जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं बीजांड को जोड़े रहता है। किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से जुड़े रहता है। तो जरा बताइए कि ये जब बीजांड वृंत जो है फ्यूनिकल जो है अधिक विकसित हो जाएगा, तो इससे जब बीजांड द्वार जो है माइक्रोपाइल जो है किसके समीप आ जाएगा? प्लेसेंटा के समीप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रकार को क्या कहते हैं, यानी कि बीजांड वृंत के ऐसे प्रकार को क्या कहते हैं? हम एनाट्रोपस कहते हैं। क्या? एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। क्या दूसरा प्रकार क्या है? एनाट्रोपस। ये क्या है? एनाट्रोपस। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बीजांड वृंत अत्यधिक विकसित हो जाता था, इतना ज्यादा विकसित हो जाता था कि जो बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल है वो किसके समीप आ जाता था? प्लेसेंटा के समीप आ जाता था, अपरा के समीप आ जाता था। ठीक है, बीजांड से भी कह सकते हैं। तो ऐसे प्रकार को क्या कहते हैं? बीजांड के ऐसी संरचना को उनके कौन से प्रकार में रखते हैं? एनाट्रोपस में रखते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि 80% कितने परसेंट? 80% पादपों में 80% पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। किस प्रकार का? एनाट्रोपस टाइप का बीजांड ओव्यूल पाया जाता है। कितने परसेंट पादपों में? 80% पादपों में। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब बात करते हैं क्या इसके उदाहरण को। अब ध्यान दीजिए, जो बीजांड वृंत है डायरेक्ट किससे जुड़ा है? अध्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये देखिए बीजांड वृंत हो गया, अध्यावरण है कि नहीं है? बाह्य अध्यावरण, अंतःअध्यावरण। ठीक है, तो जब अध्यावरण से बीजांड वृंत डायरेक्ट जुड़ा होता है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? हम रेफी कहते हैं। क्या? रेफी कहते हैं। RAPHE, रेफी कहते हैं। ठीक है, जब बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड से अध्यावरण से जुड़ा होता है तो ऐसे स्थिति को कहते हैं रेफी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके? तो सबसे पहले आप लोग क्या जानेंगे उदाहरण के बारे में कि मटर, चूंकि 80% पादपों में पाया जाता है तो मैक्सिमम पादपों में क्या पाया जाएगा? एनाट्रोपस ही पाया जाएगा। तो क्या है? मटर हो गया, सेम हो गया। ठीक है, मटर, सेम और क्या? चना। मटर, सेम, चना। अरंड भी होता है। ठीक है, अरंड होता है। इसके अलावा गुल मेहंदी होता है। ठीक है, बहुत से पादप होते हैं क्या जिनमें कैसा बीजांड पाया जाता है? एनाट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था मटर, सेम, चना, ये तीन तो कॉमन चीजें आपको याद ही हो जाएंगी, तीनों नाम, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसके अलावा गुल मेहंदी में भी पाया जाता है, अरंड एक पौधा होता है उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मैंने 3 बता दिया। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के बीजांड का कि तीसरा प्रकार क्या है बीजांड का। देखिए तीसरा टाइप में बीजांड को बता रहा हूँ। तो ये बीजांड कुछ इस तरीके के होता है। देख लीजिए आप पहले।
देखिए इस बीजांड को जरा ध्यान से देखिए आप, इसका मुख किधर है, यानी कि कह सकते हैं बीजांड द्वार किस तरफ है, इस तरफ है। ये क्या है, बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल है, क्या है, माइक्रोपाइल है, ठीक है। अब देखिए इस ये क्या है, ये भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। इसके पीछे क्या पाया जा रहा है, ये कौन सा स्थान है, कहेंगे निभाग है, चिलैजा है, ठीक है। अब देखिए और एक भाग और बना लेते हैं, ये कौन सा भाग है, बीजांड वृंत है कि नहीं है, फ्यूनिकल है ना, फ्यूनिकल है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इस संरचना को आप लोग देख रहे होंगे, इस संरचना में क्या दिख रहा है कि जो माइक्रोपाइल है और ये जो एम्ब्रियो सेक है और चिलेजा है, एक सीधी रेखा में तो स्थित है, पर रेखा कैसी है, क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है, लंबवत नहीं है ना, ये देखिए क्षैतिज स्थिति में, हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। ये तीनों जो माइक्रोपाइल, चिलेजा और एम्ब्रियो सेक हैं, एक सीधी रेखा में तो है, पर कैसी है, क्षैतिज स्थिति में, हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। तो और ये देखिए और कैसे कोण बना रही है, जरा इसको देखेंगे आप इस तरीके से, तो क्या है, एक समकोण बना रही है कि नहीं, यानी कि बीजांड वृत्त जो होता है बीजांड द्वार से एक समकोण बनाता है, 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। तो बीजांड की ऐसी संरचना को क्या हम नाम देते हैं, बीजांड की ऐसी संरचना को हम हेमी एनाट्रोपस कहते हैं, या हेमीट्रोपस भी कह सकते हैं, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस। कैसा प्रकार है बीजांड का, तीसरा टाइप मैंने बता दिया है आपको, क्या, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बीजांड द्वार होता है, भ्रूणकोश होता है और जो क्या कहते हैं, निभाग होता है, ये तीनों एक सीधी रेखा में तो होती हैं, पर कैसी स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में होती हैं, और बीजांड वृंत से समकोण बनाती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। एक तीसरा टाइप है, ठीक है। अब इसके हम उदाहरण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो है क्या है, रैननकुलस, एक पादप है जिसमें क्या होता है, बीजांड इस प्रकार का हेमी एनाट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। तो इसको रैनकुलस भी पढ़ते हैं, लेकिन रैनकुलस लिखा जाता है, ठीक है। क्या है, रैनकुलस एक ऐसा पादप है जिनमें कैसा बीजांड पाया जाता है, हेमी एनाट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या, चौथे टाइप के बीजांड के बारे में, कि चौथा प्रकार क्या है बीजांड का। तो चौथे टाइप को आप जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए इस बीजांड को आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि बीजांड द्वार जो है, और ये क्या है, निभाग है, ठीक है, और इसमें क्या पाया जा रहा है, भ्रूणकोश पाया जा रहा है, एम्ब्रियो सेक पाया जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे क्या कि ये कौन सा स्थान मैंने बताया, माइक्रोपाइल बताया कि नहीं बताया, माइक्रोपाइल है। ये कौन सा स्थान है जहां से ध्रुव निकल रहे हैं, निभाग है कि नहीं, निभाग माने चिलेजा, निभाग है, ठीक है। अब ये कौन सा भाग है, जरा ध्यान दीजिए, एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। ये तीन भाग बता दिए। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए क्या, कि ये कौन सा भाग है, बीजांड वृंत है कि नहीं, बीजांड वृंत को हमने क्या कहा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो बीजांड द्वार है और निभाग है, क्या एक सीधी रेखा में स्थित है, बीजांड द्वार यहाँ पर है, तो ये निभाग कहाँ पर है, इधर है, एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है, ना ही एम्ब्रियो सेक एक सीधी रेखा में स्थित है, ना ही चिलेजा एक सीधी रेखा में स्थित है, ना ही माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में स्थित है। और ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो निभाग है वो कहाँ, बीजांड वृंत के समीप आ गया है, ठीक है, ये कहाँ है, बीजांड वृंत के समीप आ गया है। तो बीजांड के ऐसे प्रकार को क्या कहते हैं, जिसमें बीजांड द्वार, चिलेजा एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होती है, और दोनों कहाँ पर आ जाती हैं, किसके समीप आ जाती हैं, फ्यूनिकल के समीप आ जाती हैं, बीजांड द्वार के, बीजांड वृंत के समीप आ जाती हैं। तो बीजांड के ऐसे प्रकार को हम नाम देते हैं क्या, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। क्या नाम देते हैं दोस्तों, कैम्पाइलोट्रोपस नाम देते हैं, ठीक है।
कैंपायरोट्रॉपस नाम देते हैं बीजांड के ऐसे प्रकार को। ठीक है, कैंपायरोट्रॉपस के उदाहरण क्या हैं? तो उदाहरण में इनको पादपों का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे पादप आ जाएंगे। ये मैं कुल का नाम लिख रहा हूँ, क्या? चीनी। देखिए पहला जो कुल है वो क्या है? लेग्यूमिनोसी। क्या? लेग्यूमिनोसी। ठीक है, इस कुल के पादप यानी कि एक कुल है, पादपों का एक कुल है। ठीक है, फैमिली है। इस कुल के पादपों में क्या होता है? कैसा बीजांड पाया जाता है? कैंपायरोट्रॉपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। इसके अलावा चीनोपोडीसी एक कुल है पादपों का। क्या? चीनोपोडीसी क्या है? कुल है पादपों का। इसमें भी कैसा बीजांड पाया जाता है? पादपों में कैंपायरोट्रॉपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने उदाहरण बता दिया आपको। अब बात करते हैं क्या पांचवें टाइप के बीजांड के बारे में कि पांचवा प्रकार क्या है बीजांड का। तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा प्रकार है? पांचवा टाइप है। पांचवें टाइप को में क्या होता है दोस्तों? ये जो बीजांड द्वार था, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या कि इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है? जो बीजांड द्वार और ये क्या है? निभाग है। चलोजा है। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोपाइल है। और ये क्या है? फ्यूनिकल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन तीनों चीजों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या देखना है? भ्रूणकोश की संरचना को देखना है। ठीक है, भ्रूणकोश क्या होता है इसमें? भ्रूणकोश को मैं थोड़ा और मोड़ देता हूँ। देखिए भ्रूणकोश क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के बीजांड में जो भ्रूणकोश होता है, इसकी संरचना यानी कि ये कैंपायरोट्रॉपस से अधिक मुड़ा हुआ होता है। कैंपायरोट्रॉपस में क्या था? बीजांड मुड़ा हुआ था और बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं थे। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो बीजांड द्वार और बीजांड क्या करते हैं? बीजांड जो होता है अधिक मुड़ जाता है, इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि इसके अंदर जो भ्रूणकोश पाया जा रहा है, जो सेक पाया जा रहा है, वो क्या होता है? इसकी संरचना कैसी हो जाती है? घोड़े के नाल की तरह हो जाती है। घोड़े की नाल को आपने देखा होगा, ऐसी संरचना रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इतने ज्यादा मुड़ जाता है बीजांड की, बीजांड का जो भ्रूणकोश होता है वो घोड़े के नाल की तरह हो जाता है। जरा बताइए कौन सा आता है? क्या है? एम्ब्रियो सेक है कि नहीं है? एम्ब्रियो सेक है। ये क्या होगा? इतना ज्यादा मुड़ गया कि ये घोड़े के नाल की तरह संरचना बना दिया। तो ऐसे प्रकार को हम क्या कहते हैं? बीजांड के एम्फीट्रॉपस कहते हैं। ठीक है, क्या है? एम्फीट्रॉपस टाइप का बीजांड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बीजांड इतने ज्यादा मुड़ गया कि इसका जो भ्रूणकोश है घोड़े के नाल की तरह संरचना बना लिया। तो ऐसे बीजांड को हमने क्या नाम दिया जाता है? ये एम्फीट्रॉपस नाम दे दिया। ठीक है, ये पांचवा प्रकार है किसका? बीजांड का। अब पाया किसमें जाता है? उदाहरण इसके क्या है? तो इसके उदाहरण है क्या? लेमना, यानी कि लेमना एक पौधा है जिसमें ऐसा बीजांड एम्फीट्रॉपस टाइप का पाया जाता है। इसके अलावा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट, और पोस्ट के अलावा क्या हो सकता है? गुलाबास। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। क्या? लेमना हो गया, पोस्ट हो गया, गुलाबास। इन पादपों में कैसा बीजांड पाया जाता है? एम्फीट्रॉपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। गुलाबास को हम मिराबिलिस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एम्फीट्रॉपस में क्या था कि बीजांड इतना ज्यादा मुड़ गया कि भ्रूणकोश से क्या हुआ? घोड़े की नाल की तरह संरचना में आ गया। तो ऐसे हमने क्या नाम दिया? एम्फीट्रॉपस नाम दिया बीजांड के। ऐसे प्रकार को हमने क्या कहा? एम्फीट्रॉपस नाम दिया। ठीक है, अब बात करते हैं छठवें प्रकार के बारे में बीजांड के। छठवां कौन सा प्रकार है? तो छठवें वाले बीजांड का मैं नाम लिख देता हूँ। क्या? सर्सिनो
सर्सिनोट्रॉपस, ठीक है। ये बीजांड का 6वां प्रकार है जिसको हमने क्या नाम दिया, सर्सिनोट्रॉपस नाम दिया। इसमें क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो बीजांड होता है, देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो बीजांड है वो एक बार तो उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, बीजांड एक बार सीधा हो, यानी एक बार उल्टा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मुड़कर पुनः क्या होता है, सीधा हो जाता है। पहले ऐसे था उल्टा, फिर इसके बाद सीधा हो जाता है मुड़कर। तो देखिए पहले उल्टा था, फिर इसके बाद इतने ज्यादा मुड़ गया कि वो सीधा हो गया, ठीक है, सीधा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बीजांड वृंत देख रहे हैं इतना लंबा हो जाता है कि ये किसको ढक लेता है, बीजांड को ढक लेता है या घेर लेता है, कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्यूनिकल है, ठीक है। और ये क्या है, पूरा बीजांड है, ठीक है। तो पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ बीजांड, ठीक है, क्योंकि ये भी बीजांड का ही भाग है, लेकिन मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, क्या है, बीजांड है, ठीक है। ये इतने ज्यादा देखिए मुड़ चुक गया है इसमें बीजांड वृंत कि इसने क्या किया है, बीजांड द्वारा कह सकते हैं पूरे बीजांड को घेर लिया है कि नहीं घेर लिया, घेर लिया, आपको दिख रहा है संरचना। तो बीजांड के ऐसे प्रकार को हम क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रॉपस कहते हैं, जिसमें बीजांड भी इतने ज्यादा लंबा हो जाता है कि इसको घेर लेता है, किसको घेर लेता है, ओव्यूल को घेर लेता है। तो बीजांड के ऐसे प्रकार क्या कहते हैं, हम सर्सिनोट्रॉपस कहते हैं। बात होती है क्या, पाया किसमें जाता है, उदाहरण क्या है इसके, तो नागफनी, आप जानते होंगे क्या, नागफनी। ये नागफनी पादप, जो नागफनी पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें कैसा बीजांड पाया जाता है, सर्सिनोट्रॉपस टाइप का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने 6 प्रकार के बीजांडों के बारे में आपको बता दिया, 6 टाइप्स के बारे में बताया। पहला क्या था, ऑर्थोट्रॉपस था, दूसरा एनाट्रॉपस था, तीसरा क्या था, एम्फिएनाट्रॉपस, और चौथा क्या था, कैम्पाइलोट्रॉपस, और पांचवा एम्फीट्रॉपस, और छठवां क्या है, सर्सिनोट्रॉपस। तो मैंने 6 प्रकार के बीजांड बताए आपको। उनमें कुछ अंतर पाए गए, बीजांड वृंत में अंतर पाया गया, बीजांड द्वार में अंतर है कि उनके भागों में कुछ अंतर परिवर्तन पाए गए स्थानों पर, तो उनको हमने अलग अलग प्रकार में बांट दिया और बीजांड की संरचना के बारे में भी जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर और सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।